हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपको आपकी जो मंजिल है, आपकी जो वर्दी पाने का जो सपना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे निकल कर आपको आपकी वर्दी मिलेगी। तो सबसे पहला जो आप सबको पता होगा कि दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट करवाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज़ रीना एंड सिलेक्टेड एज ए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2018 बैच। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम है वो जो कंडक्टिंग बॉडी है वो एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एक बार थोड़े से रूमर्स थे कि जो दिल्ली पुलिस का जो पेपर है वो दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करवाएगी, लेकिन सारे रूमर्स ख़त्म हो गए जब से हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। इसलिए जो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है अब भी एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी। ठीक है। टोटल वैकेंसी हमारी जो 2023 के बैच में रहने वाली है वो 7547 है। इसमें ये देख लेते हैं कि अलग अलग वैकेंसी हमारी कैटेगरी वाइज कितनी है और मेल की वैकेंसी कितनी है और फीमेल्स की वैकेंसी कितनी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखो टोटल वैकेंसी है हमारी 7547, लगभग 7500 वैकेंसी हैं। इतना बड़ा बैच आज तक के इतिहास में, दिल्ली पुलिस के इतिहास में अब तक नहीं आया है। तो आप लोग लक्की हो कि आप लोगों के टाइम पे ये इतना बड़ा बैच आ रहा है। तो जितने भी एस्पेरेंट्स हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के, जोरों शोरों से अपनी तैयारी पे लग जाओ, जी जान लगा दो, मेहनत करो अपनी, कि आप इस बार अपने जो सपना है दिल्ली पुलिस में लगने का, वर्दी पाने का, वो आपका पूरा हो जाए। यहाँ पे देखो मेल्स की जो जनरल की वैकेंसी है वो 3000 है, 3053, और ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी है वो 542 है, ओबीसी की 287। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम ओबीसी की वैकेंसी इतनी कम क्यों है। तो एक चीज़ आप सबको पता होगा कि जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर हम लोग जनरल की जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई करते हैं तो हमारा सिलेक्शन ओबीसी, एससी, एसटी जैसे जो हमारी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी है उसमें न होके हम जनरल की सीट जो है वो अवेल करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हमारी जनरल की जो वैकेंसी हैं वो ज़्यादा रहती हैं, और जो ओबीसी, ये सारी जो जितनी भी कैटेगरी हैं इनकी जो वो है सॉरी इनकी जो वैकेंसी हैं वो कम रहती हैं। ठीक है। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना ले। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं कि हाँ ओबीसी की वैकेंसी कम है तो हम अपना फॉर्म अप्लाई जनरल से कर दें। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो ओबीसी से कम रही हो। तो अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अब अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आप अपना फॉर्म ओबीसी से ही अप्लाई करना है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप उसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करो। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 5056 वैकेंसी है टोटल्स मेल कैंडिडेट्स की। ठीक है। एसटी की इसमें 302 हैं और एससी की 872 हैं। एससी की वैकेंसी काफ़ी है। ठीक है। फीमेल्स में जो जनरल की वैकेंसी है वो 1502 हैं, ईडब्ल्यूएस की 268 हैं, ओबीसी की 142 हैं, एससी की 429 और एसटी की 150 वैकेंसी हैं, और कुल मिला के 2491 वैकेंसी हैं। इतनी ही सेम वैकेंसी हमारे टाइम पे भी आई थी। उस टाइम पे लड़कों की वैकेंसी थी 4800 और लड़कियों की वैकेंसी थी 2400। ठीक है। उस टाइम पे भी लगभग इतना ही बड़ा बैच था 2018 में, और अब भी इतना ही बड़ा बैच आया है। ठीक है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से करनी। देखो लास्ट ईयर वैकेंसी थी 5846, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 6000 वैकेंसी थी जो हमारे टाइम पे आई। ये 2020 की वैकेंसी, सॉरी, ये 2020 में जो वैकेंसी आई थी 5846 थी। फॉर्म बिगिंस, आप सबको पता है कि अभी फॉर्म अप्लाई हो ही रहे हैं ना। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो है हमारे फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। आज 17 सितंबर हो गया। नेक्स्ट अभी 12-13 दिन और हैं जब हमारे फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग, वो आपके इस वीडियो में जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। इस छोटी सी वीडियो में हम पूरा प्रोसेस जानेंगे दिल्ली पुलिस का, कि पूरा प्रोसेस है क्या, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें दिल्ली पुलिस की पूरी जर्नी में देखने को मिलेंगे। हम साथ साथ भी मैं आपको गाइड करती रहूँगी। ये एक छोटी सी वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जितने भी डाउट्स हैं कि कब क्या होगा वो आपके डाउट इस पूरी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी साथ साथ तो हम बात करते ही रहेंगे कब कब क्या है, कब फिजिकल है, कब आपका रिटन टेस्ट है, कब क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आगे बात करते रहेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक डेमो समझ लो कि हाँ क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। ठीक है। कि क्या क्या आप लोगों को तैयारी करनी है, क्या आपकी फिजिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या आपका हाइट मेजरमेंट होना चाहिए, जैसे लड़के हैं चेस्ट का, ड्राइविंग लाइसेंस का, ये सारी चीज़ें। ठीक है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए बेसिक्स सा कि आपको पूरी दिल्ली पुलिस का जो ये प्रोसेस है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखो दिल्ली पुलिस एग्जाम डेट नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस जो एग्जाम है नवंबर से दिसंबर के बीच में होंगे। 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम है, जो उसका शेड्यूल फिक्स है और ये शेड्यूल चेंज नहीं होगा। तो आप बच्चे ये मत सोचो कि जो हमारे एग्जाम है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। एक बार एसएससी ने बोल दिया तो बोल दिया, और इसके रिगार्डिंग 2-3 बार नोटिफिकेशन आ चुका है, क्योंकि जब ये हमारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 2023 का, उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था एसएससी से कि जो एग्जाम्स हैं वो दिसंबर से जनवरी के बीच में होंगे। लेकिन उसके बाद दोबारा उनका कोरिजेंडम आया कि जो हमारे एग्जाम्स हैं पहले की ही शेड्यूल फिक्स है उसी में होंगे। तो जो हमारी एग्जाम डेट है वो 14 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच में ही रहने वाली है, जो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपना फिक्स रखें, अपना माइंडसेट ऐसा बना के रखें कि हमारे एग्जाम है वो 14 नवंबर से ही शुरू हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। अपना पूरा सिलेबस है वो 14 नवंबर तक कवर कर लें। अपना जितना भी रिवीजन है, जो भी आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है वो आपकी 14 नवंबर तक हो जानी चाहिए। भले ही आपका पेपर दिसंबर में है, 5 दिसंबर को भी है, लेकिन आप उसको ये चीज़ लेके चलो कि आपका एग्जाम है वो 14 नवंबर को ही है। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इस 2 महीने के टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन कैसे अपना पूरा सिलेबस कवर करोगे, कैसे अपना रिवीजन करोगे, उसके लिए एक टाइम टेबल बना के, या फिर जो भी आपको प्रोसेस रहने वाला है इस लास्ट 60 डे की जो स्ट्रेटेजी आपकी रहने वाली है उसके रिगार्डिंग भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, वो आप उस रूटीन को फॉलो करना, तो आपका जो ये सिलेबस है पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा इस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। लेने को तो सिलेक्शन बच्चे 1-1 महीने के प्रिपरेशन में भी ले लेते हैं। तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का ही तो एग्जाम है, इतना बड़ा कोई एग्जाम है नहीं कि हमें सीडीएस का एग्जाम देना है ना। नॉर्मल सा भी अपना सिलेबस कवर कर लेंगे, वन लाइनर से जीके भी पढ़ लेंगे, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो एक रूटीन है वो ज़रूर होना चाहिए। एक रूटीन बनाओ अपना, उसी को फॉलो करो। ऐसे नहीं कि एक दिन पूरा 12-13 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़े ही नहीं। 8-9 घंटे का एक अपना रूटीन बनाओ जिसमें आप आराम से अपना जो सिलेबस है सभी सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दे पाओ। उस देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरने के लिए जो एज है वो क्या है, कहाँ से हमारी एज काउंट होगी। तो सबसे पहले देखो कि जो एज लिमिट है मिनिमम हमारी 18 साल है, कि हमारी जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और ये जो एज है वो हमारी 1 जुलाई तक ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी सितंबर में फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आपका अगर 1 सितंबर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर दो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 से पहले की है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर है, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1998 से लेकर 1/7/2005 के बीच में अगर है तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और ये 2 डेट भी उसमें इंक्लूड है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/1998 है तो भी आप अपना फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 1/7/1998 भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसे ही सेम यहाँ पे अगर आपका 2/7/2005 है तो भी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दुख होता है जब आप फॉर्म गलत अप्लाई कर देते हो, आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले ही आप अपना एज क्राइटेरिया देख लें कि आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए या नहीं है। ठीक है, इसमें भी ये देखो, ये तो हमारा है जनरल का, यूआर कैटेगरी के लिए है ये एज क्राइटेरिया। उसमें सबको पता है कि ओबीसी को और एससी एसटी को कुछ रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन क्या है, देखो एससी और एसटी को हमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन मैक्सिमम एज में मिलता है, मिनिमम में कोई रिलैक्सेशन 1 दिन का भी नहीं है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 के बाद का है तो चाहे आप एसटी से हैं, एससी से हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अपना फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है, ये जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है ये मैक्सिमम एज में मिलता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 के बाद से है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही सेम ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1995 से 1/7/2005 के बीच में है
तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एज से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या प्रोसेस रहता है पूरा। देखो एज के बाद हमारा फिजिकल मेजरमेंट, आपकी हाइट, चेस्ट, जैसे लड़कों का हाइट और चेस्ट होता है और लड़कियों की सिर्फ हाइट मेजरमेंट होता है। तो जैसे मान लो अगर आपकी हाइट ही 150 सेंटीमीटर है और आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लड़कियों की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर है और जो लड़कों की हाइट है, मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लड़कों की चेस्ट होगी वो 81 सेंटीमीटर होगी बिना एक्सपेंड के, और एक्सपेंड के बाद 85 सेंटीमीटर होगी। लड़कों में फिजिकल मेजरमेंट दो हो गए हैं ना, पहला तो हो गया कि हाइट और दूसरा हो गया चेस्ट, और लड़कियों में सिर्फ हाइट होता है। ठीक है, हाइट अगर आपकी 157 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, वो देख लेते हैं कि क्या है। रिलैक्सेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स, देखो ध्यान से देखना, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका अगर आप यहाँ पे देख लेते हो ध्यान से। देखो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर फॉर हील एरियाज। हील एरिया में कौन कौन से कैंडिडेट शामिल हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बता दूंगी आगे, जब पहले हम फीमेल का और देख लेते हैं, उसके बाद जो भी हील एरिया के कैंडिडेट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर एसटी कैंडिडेट्स को मिलता है, यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको डाउट रहता है वो यही रहता है कि क्या एससी कैंडिडेट्स को भी हाइट में रिलैक्सेशन है, तो एससी कैंडिडेट्स को हाइट में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन उन बच्चों को, उन कैंडिडेट्स को मिलता है जो वार्ड कैंडिडेट्स हैं। वार्ड कैंडिडेट्स का मतलब होता है जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में थे, हैं, ठीक है, या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ या एमटीएस स्टाफ से भी हैं दिल्ली पुलिस के, तो उनको भी वार्ड कैंडिडेट्स का बेनिफिट्स मिलता है। चाहे जिनके पेरेंट्स मान लो दिल्ली पुलिस में अभी भी सर्विंग है, या फिर रिटायर हो गए पहले, या फिर कभी एक्सपायर भी हो गए, या जो जिनके पेरेंट्स एमटीएस स्टाफ में हैं, तो वो सारे बच्चे वार्ड सर्टिफिकेट का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको भी 5 सेंटीमीटर का जो बेनिफिट है हाइट में वो मिलेगा। नेक्स्ट है सेम हमारा चेस्ट में भी उनको बेनिफिट मिलता है, हील एरियाज के 5 सेंटीमीटर सेम एसटी कैंडिडेट्स को, और 5 सेंटीमीटर सेम वही वार्ड कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो हाइट में भी और चेस्ट में भी 5-5 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलता है किनको, हील एरियाज के कैंडिडेट्स को, एसटी कैंडिडेट्स को और वार्ड कैंडिडेट्स को। ठीक है, चलिए देखते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को क्या क्या रिलैक्सेशन है एज में। देखिए फीमेल कैंडिडेट्स को हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, हील एरियाज की फीमेल कैंडिडेट्स को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स को। ठीक है, यहाँ पे देखो मेल में सिर्फ एसटी कैंडिडेट्स को था, और जो फीमेल्स में है वो एसटी में भी है और एससी कैंडिडेट्स में भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि जो एससी कैंडिडेट्स हैं फीमेल्स में रिलैक्सेशन है और मेल्स में रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2-2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको मिलता है, कब, अगर आप हील एरिया से बिलोंग करते हो, या फिर एसटी कैटेगरी से हो, या एससी कैटेगरी से हो, तो आपको 2 सेंटीमीटर का, यानी कि अगर आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो 5 सेंटीमीटर का वार्ड कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे सेम मेल कैंडिडेट्स को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है, वैसे ही 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स को मिलता है जिनके पेरेंट्स दिल्ली पुलिस में हैं या एमटीएस स्टाफ में हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये नोट मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि आपको ज़्यादा डाउट रहते हैं कि हम हिल एरिया में मराठा हैं, गोरखाज हैं, जितने भी हैं कि हम ये बेनिफिट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो ये जो नोट है इसमें आप खुद भी नोट कर लेना कि अगर आप सिर्फ इन जगहों से बिलोंग करते हो तो ही आप हिल एरियाज में काउंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो इसमें कौन कौन से वो शामिल हैं, देखो गढ़वालीज हैं, क्युमनोज हैं, गोरखाज, डोगराज, मराठाज, और इसके अलावा जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम जो 7 सिस्टर्स हैं, और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। बाकी 7 का तो सब बच्चों को श्योर है, सबको पता है कि 7 सिस्टर्स हमारी जो हिल एरियाज में काउंट होती हैं, लेकिन इसके अलावा ये 3 स्टेट ऐसी हैं जिसमें अभी हिल एरिया में काउंट होते हैं, कौन से, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह एंड लद्दाख। ठीक है, तो इनके भी जो कैंडिडेट्स हैं उनको हिल एरिया का जो बेनिफिट है वो मिलता है। नेक्स्ट देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, 12th पास होनी चाहिए आपको। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंडिया के आपकी 12th पास होनी चाहिए,
तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो हमारी 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला तो देखो, अब तक हमने जो देखा वो हमारा सिर्फ फॉर्म से रिलेटेड था कि आप फॉर्म अप्लाई कैसे करोगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया इससे पहले। अब हम देखेंगे कि जो हमारा दिल्ली पुलिस का जो प्रोसेस है वो है क्या। तो जो दिल्ली पुलिस का जो प्रोसेस है, दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है वो कंप्लीट हमारी 4 स्टेप्स में होती है। यही हमारे 4 स्टेप हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें हमने सबसे ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने का तो अभी मोस्टली 50-60% बच्चे हैं जो फॉर्म अप्लाई अपना कर चुके होंगे, और अगर जिनको डाउट था तो वो ये वीडियो देख के उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अपना फॉर्म अभी भी टाइम है, आप भर सकते हो, ठीक है। पहला देखो, सबसे पहले हमारा होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद होता है PMT टेस्ट, फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। थर्ड स्टेप होता है हमारा मेडिकल टेस्ट, और फोर्थ स्टेप होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट। ये 4 स्टेप ऐसे हैं जो हमें सब में क्वालिफाई करना है, तभी हमें हमारी वर्दी मिलती है। पहला हमारा रिटन टेस्ट देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्या होता है। रिटन टेस्ट हमारा 100 मार्क्स का होता है, और इसमें हमारी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें हमारा जो मैथ्स है वो 15 नंबर का आता है, रीजनिंग 25 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का, और जो जीके जीएस है वो 50 नंबर का आता है। इतने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, इन सभी के सिलेबस के रिगार्डिंग मैंने अलग अलग वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हो। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहाँ से आपको मिल जाएगा कि ये जो पूरा सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज सब्जेक्ट है वो हमारा जीके और जीएस है, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो भी देख लेना कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से और कैसे करनी है। अभी ये लास्ट डेज चल रहे हैं हमारे प्रिपरेशन के, सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं हमारे पास एग्जाम में, रिटन एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन सबसे ज़रूरी है। जो मेनली जो हमारा सिलेक्शन डिपेंड करता है वो इस रिटन टेस्ट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी जो 3 स्टेप्स हैं वो हमारे क्वालिफाइंग है, उनमें हमें कोई भी नंबर नहीं मिलता, ठीक है। सिर्फ जो नंबर हैं, जो हमारा सिलेक्शन है वो सिर्फ रिटन टेस्ट पे ही डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम अपने रिटन टेस्ट में लेंगे उतना ही हमारा सिलेक्शन श्योर रहेगा, ठीक है। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना टारगेट 65+ लेकर चलें। अगर आपके 65+ मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। ऐसे ही सेम जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका मार्क्स हैं वो 76 से 80 के बीच में है तो ही आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। क्योंकि जो मेल कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है, फाइनल लिस्ट, वो 76 से 80 तक जाती ही जाती है। अब तक जितने भी हमारे दिल्ली पुलिस के, चाहे 17 का बैच था, 2020 का बैच था, 2017 में 77 रही थी हमारी कट ऑफ, और 2020 में 76 रही थी। तो अभी भी 2023 में हमारी वैकेंसी हैं, इनमें भी मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जो हमारी कट ऑफ रहे वो 76 से 80 के बीच में रहे, इससे कम नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमारा फिजिकल में क्या क्या हमारे होते हैं। रिटन टेस्ट के बारे में हमने देख लिया, अलग अलग वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं, तो आप वो भी देख लेना। पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो वो भी आपको पता होना चाहिए। इन सब के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बना रखे हैं, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सबसे ज़्यादा जो कमेंट आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे वो यही आते हैं कि मैम कट ऑफ कितनी जा सकती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो यहाँ पे देख लो, जो कट ऑफ है वो हमारी क्या रह सकती है। ये जो कट ऑफ है ये हमारी फिजिकल के लिए है, फिजिकल के लिए कट ऑफ कितनी जाएगी, और उसके बाद 8 से 10 नंबर मान के चलो कि अगर हमारी फिजिकल पे मान लो कट ऑफ 50 नंबर पे जाती है तो हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो 60 अबोव ही रहेगी, ठीक है। 60 से नीचे जाने के कोई भी चांसेस नहीं है, ठीक है। जो फीमेल्स की, मान लो फीमेल की जो कट ऑफ है मान लो 50 रही है, 52 रही है, 55 रही है, तो आप श्योर हो जाओ कि जो हमारी फाइनल कट ऑफ है वो 65 रहेगी, ठीक है। फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, तो सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट्स का देख लेते हैं कि फिजिकल में क्या क्या हमारा होता है। देखो, अप टू 30 ईयर्स जिन कैंडिडेट्स की एज 18 से 30 साल के बीच में है, उनका जो फिजिकल क्राइटेरिया है वो 1600 मीटर की हमारी रेस होती है, उसमें आपको 6 मिनट का टाइम मिलेगा और एक ही चांस मिलेगा, ठीक है। चांसेस पे भी डिपेंड करता है। पहले क्या था, चिप सिस्टम नहीं था तो आपको 2 चांस भी मिल जाते थे। जब जैसे रस्से वाला सिस्टम था तो उस टाइम पे अगर आप रिक्वेस्ट करते थे, कोई भी किसी भी चांस की वजह से आप मान लो रह जाते थे रेस में, तो आपको सेकंड चांस मिल जाता था।
लेकिन जब से हमारा ये चिप सिस्टम आया है उसके बाद आपको सेकंड चांस के कोई भी चांसेस नहीं है, सिर्फ एक चांस मिलता है आपको रेस में। अगर आप रेस क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद हमारा होता है लॉन्ग जंप होता है, ठीक है। लॉन्ग जंप जो 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स हैं उनका 14 फीट होता है। इसमें हमें 3 चांसेस मिलते हैं, 3 चांस मिलते हैं हमें। अगर हमारा पहले ही चांस में क्वालिफाई हो जाता है तो हमें 2 चांस और नहीं मिलते, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है रेस के बाद, ठीक है। ये लॉन्ग जंप हमें क्वालिफाई करना होता है। 3 चांस में अगर आपका लॉन्ग जंप नहीं होता है तो फिर आप इस वाले इसमें स्टेप में नहीं जाते हो। जब यहाँ से आप क्वालिफाई हो जाते हो उसके बाद होता है हमारा हाई जंप। हाई जंप में जो मेल कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज 18 से 30 साल है उनको करना होता है 3 फीट 9 इंच, ठीक है। ऐसे ही सेम जैसे 30 से 40 वालों को 7 मिनट 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, और 40 से अबोव जिनकी एज है जैसे एक्स सर्विसमैन है उनको 8 मिनट मिलते हैं। रेस हमारी 1600 मीटर ही रहती है, जंप जो है 1-1 फीट कम हो जाते हैं, हाई जंप भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रेस। अगर आप रेस क्वालिफाई करते हो तो आप लॉन्ग जंप में जाते हो। अगर आपका लॉन्ग जंप भी क्वालिफाई होता है उसके बाद आप जाते हो हाई जंप में। जब आपके ये तीनों स्टेप क्लियर हो जाते हैं, जब आपकी रेस भी हो जाती है, लॉन्ग जंप भी हो जाता है और हाई जंप भी हो जाता है, उसके बाद हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद हमारी होती है हाइट और चेस्ट। लड़कों की हाइट और चेस्ट होती है और लड़कियों की सिर्फ हाइट होती है। पहले देख लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का भी, उसके बाद देखेंगे हम जो हाइट और ये सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिस्टम रहने वाला है उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो फीमेल्स की भी जो रेस है वो 1600 मीटर है, ठीक है। कई बार जो पीछे थी वो 800 मीटर थी। 2022 में जो हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर में हमारी 800 मीटर रेस थी, लेकिन जो कांस्टेबल में रेस है वो 1600 मीटर ही है, ठीक है। तो इसके लिए जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 8 मिनट का टाइम मिलता है। मेल कैंडिडेट को 6 मिनट का मिलता है और फीमेल्स को 8 मिनट का टाइम मिलता है। लॉन्ग जंप हमारा 10 फीट का होता है, हाई जंप हमारा 3 फीट का होता है। सेम वही चांसेस होते हैं, रेस में हमारा 1 चांस होता है, लॉन्ग जंप में हमें 3 चांस मिलते हैं, हाई जंप में भी हमें 3 चांस मिलते हैं। नेक्स्ट देखो मैंने आपको बताया ना अभी, रेस में हमें 1 चांस मिलता है, लॉन्ग जंप में 3 और हाई जंप में 3। उसके बाद हमारा होता है हाइट मेजरमेंट, ठीक है। हाइट में भी अगर हम क्वालिफाई हैं, सब में क्वालिफाई होना जरूर है, ठीक है। सब जगह हमारा जैसे एडमिट कार्ड है, इससे रिलेटेड भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगी कि जो हमारा फिजिकल का प्रोसेस है पूरा क्या रहने वाला है। इसमें हम सिर्फ मोटा मोटी देख रहे हैं कि क्या क्या हमारा पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस की फिजिकल से रिलेटेड एक जो डिटेल वीडियो है वो भी मैं आपको प्रोवाइड इस चैनल पे करवा दूंगी कि जो हमारा पूरा प्रोसेस है वो क्या रहता है, ठीक है। जब भी हमारे ये तीनों स्टेप्स क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद हमारी हाइट होती है। अगर हम हाइट में भी क्वालिफाई करते हैं, और लड़कों का चेस्ट भी होता है, ठीक है। चेस्ट मैंने आपको बताया है कि 81 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट और चेस्ट के बाद हमारे होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आप सब सोच रहे होंगे कि अब कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो मैंने लास्ट स्टेप बताया। फिजिकल के बाद भी हमारा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हमारी फोटोकॉपीज को सबमिट किया जाता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है, ठीक। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये सिर्फ एक जो वैसे होता है कि हम फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे, ठीक है। जो हमारे फॉर्म भरने के टाइम पे जो एलिजिबिलिटी थी वो यहाँ पे चेक की जाती है। तो यहाँ पे हमारे जो फोटोकॉपी ली जाती है, एक फोटोकॉपी का सेट है वो जमा किया जाता है, और यहाँ पे जब हमारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं तो ही हमारा फिजिकल जो है क्वालिफाई माना जाता है। जब तक हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते तब तक हमारा फिजिकल क्वालिफाई नहीं माना जाता। जब हमारे डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई छोटी मोटी कमी रह जाती है तो उसके लिए हमें 1 वीक का टाइम दिया जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवा के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, ओरिजिनल चेक किए जाते हैं और उनकी फोटोकॉपी है वो जमा की जाती है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है, 10th और 12th की हमारी सर्टिफिकेट होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है। जैसे आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। लड़कों के पास लाइसेंस होना चाहिए, लड़कियों को लाइसेंस नहीं चाहिए, सिर्फ लड़कों को लाइसेंस चाहिए। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको लाइसेंस रिक्वायर्ड है, लड़कियों को नहीं है, ठीक है। NCC की जो सर्टिफिकेट अगर आपने मान लो फॉर्म के टाइम पे यस किया है तो ये भी यहाँ पे चेक होती है, प्लस डोमिसाइल,
ठीक है, और सेंटर की ओबीसी। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपने जो सेंटर की ओबीसी है वो जरूर बनवा लेना। ठीक है, सिर्फ अपना जो स्टेट गवर्नमेंट की ओबीसी से काम नहीं चलेगा, सेंटर की ओबीसी जरूर बनवानी पड़ेगी। और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको सेंटर के SC ST का सर्टिफिकेट बनवाना पड़े, सिर्फ जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनको सेंटर का भी ओबीसी चाहिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे। फिर उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट्स फिजिकल हो जाता है, उसके बाद लगती है हमारी फाइनल कट ऑफ, जिसमें हमारे मेडिकल्स होते हैं और डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट होते हैं। यहाँ पे जो हमारी लिस्ट लगेगी समझो वो हमारी फाइनल लिस्ट ही है, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल टेस्ट के लिए बच्चों को बुलाते हैं वो उतने ही बच्चे बुलाते हैं जितने उनको सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारे फिजिकल क्लियर हो गया उसके बाद जो हमारी कट ऑफ लगती है वो हमारी फाइनल कट ऑफ होती है। उसके बाद हमारे होते हैं मेडिकल्स। जो NCR के स्टेट हैं जैसे हमारा हरियाणा, यूपी और जैसे क्या बोलते हैं राजस्थान, दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो 4-5 स्टेट हैं इनके जो मेडिकल होते हैं वो दिल्ली के ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होते हैं। और जो अदर स्टेट हैं उनकी होम स्टेट में ही उनको जैसे मेडिकल के जो फॉर्म है वो दे दिए जाते हैं, तो वो अपने किसी भी होम स्टेट के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवा के सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा मेडिकल हुआ था, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो हमारा जो मेडिकल था वो दिल्ली पुलिस के ने खुद कंडक्ट करवाया था हमारे दिल्ली के ही हॉस्पिटल्स में। ठीक है, पूरा 2 दिन में हमारा मेडिकल कंप्लीट हुआ था। लेकिन अगर जैसे 7 सिस्टर्स में है या फिर कोई अदर स्टेट में है, जैसे साउथ में ज़्यादा है, नॉर्थ में है, तो उनके जो मेडिकल हैं वो आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में करवा सकते हो, होम स्टेट में करवा सकते हो। ठीक है, फाइनल कट ऑफ लगती है हमारी। फिर मेडिकल के बाद एक और कट ऑफ जारी होती है जिसमें हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारी एक ये जब फाइनल कट ऑफ है वो लगती है। उसके बाद हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाते हैं और उसके बाद हमें जैसे ही हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं उसके साथ ही हमें अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। और ज्वाइनिंग लेटर के 10 से 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद इतना ही टाइम हमें दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग जो होती है वो सब बच्चों की एक साथ ही होती है, 10 या 15 दिन का टाइम होता है, उसके बीच में ही हमारी ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, 1 दिन पहले, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद आप अपनी ज्वाइनिंग जब चाहो अपनी मर्जी से करवा सकते हो। जैसे जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उसमें 1 मई से 15 मई के बीच में हुई थी, तो मैंने अपनी ज्वाइनिंग 14 मई को करवाई थी। ऐसे सेम आप भी करवा सकते हो। कई बार होता है कि जैसे जो ज्वाइनिंग लेटर का है, जो डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए आपको दिल्ली पुलिस खुद बुलाती है। जैसे आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जब आपके जैसे पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है, बीच में एक स्टेप रह गया हमारा पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन करवाता है दिल्ली पुलिस। हमारे स्टेट जो हमारा एरिया का पुलिस स्टेशन लगता है, जो हमारे एरिया का पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ से कोई लोकल पुलिस आती है हमारी वेरिफिकेशन के लिए। जब हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट सबमिशन जैसे ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही दिन होना है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ऐसे पूरा ये लंबा प्रोसेस चलता है। आप लोगों को 10 से 15 दिन का ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बीच में कभी किसी कैंडिडेट को बुला लेते हैं। अगर मान लो आपका थोड़ा सा लेट हो जाता है पुलिस वेरिफिकेशन तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भी बुलाते हैं। कई बार एक बैच भी आप लेट हो जाते हो। जैसे आपका पुलिस वेरिफिकेशन किसी बच्चे का मान लो कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, किसी केस में इन्वॉल्व है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, तो उसको अगले बैच में बुला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि आपका फाइनल कट ऑफ में नाम आ गया और आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए नहीं बुलाया। वो उसका रीज़न ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है। तो आप अपना इंश्योर रखें कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसके बाद आप एक दिल्ली पुलिस ऑफिशियल बन जाते हैं। उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस है दिल्ली पुलिस का ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है 9 से 10 महीने की, और आप ऑफिशियली जब आपकी पासिंग आउट होती है तो आप दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल रिक्रूट से आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन जाओगे। उसके बाद 2 महीने का, उसके बाद हम बातें करते रहेंगे पूरा प्रोसेस, हम साथ साथ ये जो भी पूरा प्रोसेस रहेगा साथ साथ हम बने रहेंगे। जितना भी हमारा ये जो स्टेप्स हैं फॉलो बाय, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूँगी। चलिए, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।